थे, लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि विदेश से जो सैलानी आते हैं उनमें से कईयों से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है, जो बिहार में आते हैं वो कहते हैं कि मैं सिर्फ इस यक्षिणी के फिगर को देखने आया हूं या आई हूं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी धरोहर है यक्षिणी जिस पे नाटक हो रहा है, और ये आज 7वां मंचन होने जा रहा है। इससे पहले सबसे पहले पटना संग्रहालय के शताब्दी वर्ष में, यानी कि जब 100 वर्ष पटना संग्रहालय ने पूरे किए थे 2017 में, उस वक्त सबसे पहला मंचन इस नाटक का हुआ था पटना संग्रहालय में। उसके बाद बिहार अभिलेखागार भवन में हुआ, IGNCA दिल्ली में हुआ, उसके अलावा नेशनल म्यूजियम दिल्ली में हुआ, और ICCR के सहयोग के साथ ये पटना, माफ कीजिएगा, प्रेमचंद रंगशाला पटना में भी हुआ। और ये आज आप 7वां मंचन देखने जा रहे हैं। ये अपने आप में अलग विधा है, क्योंकि आपने ड्रामा देखा होगा, लेकिन ये जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। मैं बता देता हूं आपको, ये कॉन्सेप्ट इन्फो ड्रामा है, जिसका अर्थ ये होता है कि इंफॉर्मेशन थ्रू ड्रामा। हमारी कोशिश रहती है कि हम लाइव माध्यम से जो भी जानकारी है, जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, वो आप तक प्रस्तुत करें, ताकि ये अलग जो आपने देखा हो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसके बाद हमारी कोशिश ने और जोर पकड़ी है, और हमारी कोशिश यही है कि लगातार हम इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित करें। इसमें लगातार ASI पटना सर्किल का, बिहार पुरातत्व परिषद का, पटना म्यूजियम, तमाम जैसे संस्था हैं, तमाम जैसे हमारे अभिभावक हैं, उन सभी का हमारा इसमें आशीर्वाद मिलता रहा है। इसके लिए विशेष शुक्रिया अदा मैं करता हूं आप सभी का। सामने बैठे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। 1917 से ये कहानी शुरू होती है। आप देखिएगा 1917 में पटना का एक गांव है दीदारगंज, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। आप बख्तियारपुर 4 लेन जाते होंगे तो दीदारगंज आपको दिखता होगा, उससे पहले थोड़ा। वहीं दीदारगंज के पास ये मूर्ति मिलती है। उस मूर्ति के मिलने के बाद वो कैसे पटना संग्रहालय तक पहुंच जाता है, इसकी कहानी आप इसमें देखेंगे, जो कि पहला भाग होने जा रहा है। इसमें हम आपको बता दें कि सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो कि आर्काइव में मौजूद हैं, जो कि प्रूवन है, वही हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जो है मनोरंजन के थ्रू लाइव माध्यम से आप कुछ ही देर में देखने जा रहे हैं। इस नाटक का दूसरा जो भाग है, उसमें मैं आपको बता दूं कि मौर्यन पीरियड में, यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्रा में इस प्रतिमा का, इस मूर्ति का, इस फिगर का निर्माण कैसे किया हुआ होगा, क्या राजनीतिक स्थिति रही होगी उस वक्त, क्या आर्थिक स्थिति उस वक्त रही होगी, और किस परिस्थिति में इस कहे कि विश्व विख्यात प्रसिद्ध फिगर का जो है निर्माण होता है। तो ये थोड़ा कल्पना पे भी आधारित है, और थोड़ा स्टडी भी है, जो दूसरा भाग इसका होने जा रहा है। ये हमारे साथ इसमें जो सहयोग किया है, माफ कीजिएगा, जिनका बहुमूल्य योगदान है, या यूं कहें कि उन्हीं का योगदान है, इसके लेखक जिन्होंने बहुत स्टडी की इसको लेकर, और मैंने देखा है खास तौर पे कि लगातार इस पर काम करते रहे वो, और एक बेहतरीन नाटक जो है वो निकलकर सामने आया है। इसकी तारीफ हमने तमाम मंचों पे सुनी, तमाम बड़े बड़े इतिहासकारों से सुनी, तमाम बड़े मंत्री अधिकारियों से सुनी। तो आज आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस नाटक को लिखा है श्री अरविंद कुमार ने, और शोधकर्ता के रूप में शोध में सहयोग किया है पटना संग्रहालय के क्यूरेटर डॉक्टर शंकर सुमन ने, और इसके अलावा इस नाटक को तैयार किया है अपनी देख रेख में जो निर्देशिका है, वो आपको मंच पे भी दिखेगी बतौर, नहीं अभी बताना उचित नहीं होगा बतौर किस भूमिका में, लेकिन आप देखेंगे निर्देशिका है सुनीता भारती जी, श्रीमती सुनीता भारती। आप देखेंगे कि किस तरीके से बखूबी तरीके से इस नाटक को तैयार किया गया है, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, और ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है वो ग्रास्प कर रहे हैं। आमतौर पे समस्या युवाओं के साथ ये होती है, बच्चों के साथ ये होती है, हालांकि मैं सभी के साथ ये दावा नहीं कर सकता हूँ, मेरा निजी अनुभव है ये, मुझे इतिहास में समस्या होती थी। तो इसको देखते हुए हमने कोशिश की कि ऐसे ही कुछ तैयारी की जाए जिससे मनोरंजन भी हो और हमें इतिहास का ज्ञान भी हो। और लगातार हमने कार्यक्रम किया है, जैसे कि मैंने बताया कि ASI के साथ, बिहार पुरातत्व परिषद के साथ, पटना म्यूजियम के साथ हम तमाम स्कूलों को इन्वॉल्व करते हैं, तमाम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, और नाटक दिखाकर या किसी भी तरीके का वर्कशॉप लगाकर हम कोशिश करते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें।
और इसके साथ ही कंपटीशन भी करवाते हैं। कंपटीशन के माध्यम से बच्चों से ये हम फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना कुछ हम अपने जो हमारा ये मिशन कह ले, मिशन में सफल होते हैं। तो अभी तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। श्री उमेश चंद्र द्विवेदी सर को मंच पे बुलाऊंगा, जो बिहार पुरातत्व परिषद के महासचिव हैं और साथ ही संग्रहालय बिहार के पूर्व निदेशक हैं। सर। आरक्षी महानिदेशालय के इस सभागार में बैठे हुए सभी आगंतुक अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। वस्तुतः यह कार्यक्रम आयोजित है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर। इस कार्यक्रम की मुख्य आयोजन का श्रेय जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना अंचल को, और सहयोगी संस्थाएं हैं थेसिस, पटना संग्रहालय, बिहार पुरातत्व परिषद, और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है आरक्षी महानिदेशालय। वस्तुतः यह सभागार उनके द्वारा इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया गया है, और निश्चित रूप से सामान्यतः इस ढंग के कार्यक्रम के लिए यह सभागार नहीं उपलब्ध कराया जाता है, परंतु मैं आरक्षी महानिदेशक बिहार श्री एस.के. सिंघल साहब को धन्यवाद देता हूं कि वह इस कार्यक्रम हेतु उन्होंने हमारे लिए यह सभागार उपलब्ध कराया है, और हम इस नाटकीय क्षणी का प्रस्तुतिकरण आपके सामने करने जाने वाले हैं। जैसा शुभम ने बताया, 1917 में पटना के पूर्वी हिस्से दीदारगंज के पास यह मूर्ति प्राप्त हुआ। यह चांस फाइंड था। वस्तुतः तो वहां धोबी कपड़ा धोते थे, और वहीं एक सांप के कारण इस पत्थर की मूर्ति को देखने का लोगों को अवसर मिला, और तत्कालिक पटना कॉलेज के इतिहास विभाग के प्रोफेसर जैन समादार साहब के प्रयास से, जो संयोग से उसमें पटना संग्रहालय के क्यूरेटर के अतिरिक्त व्यवहार में भी थे, ये प्रयास से पटना संग्रहालय आया। इस प्रतिमा की एक खास विशेषता यह है कि यह भारतीय कला की यह पहली आदमकद नारी प्रतिमा है। इससे पहले भारत में कोई भी पुरुष आदमकद प्रतिमाएं मिली थी, परंतु नारी आदमकद प्रतिमा इससे पहले की कोई बनी हुई आज तक प्राप्त नहीं हुई है। यह मौर्यकालीन है, और सामान्य धारणा यही है कि लगभग अशोक के कारण यह मूर्ति बनी होगी। ये मूर्ति कैसे मिला, किन परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ, ये मैं आपको इसलिए नहीं बताने जा रहा हूं क्योंकि इस नाटक में इसी चीज को दिखलाया गया है। नाटक के लेखक श्री अरविंद कुमार जब इस नाटक को लिखने वाले थे, उन्होंने मुझसे बातचीत की, और हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सर इस पर एक नाटक लिखना चाहते हैं। तो मुझे आश्चर्य भी हुआ कि इस छोटी सी घटना को वो कैसे लिखेंगे, और लिखने के बाद भी इसका जब मंचन हुआ तो जनता के सामने जाएगी तो जनता इसको कितना अप्रिशिएट कर पाएगी। लेकिन जब उन्होंने लिखा, दिखाया, और उसके बाद इसका जब मंचन जब हुआ, तब कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि एक प्रतिमा पर, उसके प्राप्ति पर एक अच्छा नाटक कैसे लिखा जा सकता है। यह अरविंद कुमार जी ने लिख कर दिखलाया।
आप सभी आज इस नाटक को देखकर खुद पाएंगे कि निश्चित रूप से लेखक ने एक कहावत है, जो गागर में सागर भरने का काम वो उन्होंने किया है। ये मैं इसके लिए फेसेस की टीम जो आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है इस नाटक को, पूरे फेसेस दल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस नाटक को बहुत तन्मयता से उन्होंने तैयारी की है और आपके सामने इसको अधिक से अधिक बेहतर ढंग से रखने का प्रयास वो करेंगे। निश्चित रूप से पटना के मंचों में वो सुविधा नहीं है जो सामान्यतः मंचों में इस ढंग के नाटक करने हेतु होना चाहिए। फिर भी जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए भी मैं समझता हूँ कि अब नाटक आपको काफ़ी रुचिकर लगेगा, काफ़ी पसंद आएगा। ये नाटक अपने आप में अनूठा इस हिसाब से भी जो है कि पहले इस ढंग की प्रतिमा पर कोई भी, इसके पहले इतिहास के पन्नों पर लिखे आधारित अनेक नाटक लिखे जाते रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी के अनेक नाटक हैं जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा। रामवृक्ष बेनीपुरी ने भी इस ढंग की ऐतिहासिक नाटक की रचना बिहार में की है, लेकिन किसी वो जनरली पूरे इतिहास के एक समय के घटना को पूरा दिखाया गया है। एक कलाकृति पर इस ढंग की रचना यह पहला प्रयास था और इसका मंचन भी अपने आप में अनोखा रहा। मैं चाहूंगा कि मंच पर रखे दीप को प्रज्वलित करने हेतु सामग्री मंच पर लाया जाए और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री आलोक राज, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण को, जो अपने मंच पर आए। मैं साथ ही मंच पर आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, पूर्व विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग पटना विश्वविद्यालय, एवं डॉक्टर चित्रंजन प्रसाद सिन्हा, पूर्व निदेशक काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान बिहार पटना को। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर गौतमी भट्टाचार्य, जिनके प्रयास से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना अंचल की अधीक्षण पुरातत्वविद हैं। मैं इनसे यह भी अनुरोध करूंगा कि मंच पर आसीन पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण को बुके देकर उनका स्वागत करें। स्वागत करिए डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी का। एवं गौतमी जी आप स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर चित्रंजन प्रसाद सिन्हा जी का। और गौतमी जी का स्वागत कर रही हैं फेसेस की सचिव सुनीता भारती। मैं गौतमी से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर गौतमी भट्टाचार्य से कि यह दो शब्द आकर यहाँ कहें मंच पर, जब तक दीप प्रज्वलित होता है अतिथियों का वह विधिवत स्वागत कर दें। धन्यवाद सर। आप सभी लोगों का यहाँ मैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई और साथ ही साथ हम ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का साल भर का त्यौहार मना रहे हैं, जिसमें हम हर महीने
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा फेसेस की टीम कोई ना कोई एक अनुष्ठान करती है, कल्चरल प्रोग्राम करती है, जिसके तहत ही इस बार हमने मई के महीने में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को चुना है। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों का इसलिए और बच्चों का स्वागत करना चाहती हूँ क्योंकि हम लोगों ने ये जो श्रृंखला आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत की थी, ये जनवरी से किया था और उस समय कोविड का भी बहुत प्रचलन था। उसके कारण, महामारी के कारण हम लोग को काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस में प्रोग्राम अरेंज करने थे, पर तब भी हमको स्कूल्स की तरफ से बहुत कोऑपरेशन मिला था। ऑनलाइन मोड पे हुआ था, फिर धीरे धीरे हम लोग ऑफलाइन मोड पे आए। हमारा हर एक कार्यक्रम जो आज तक हमने किया है, चाहे वो जनवरी के महीने में हमने टूरिज़्म डे सेलिब्रेट किया था, हमने सोशल जस्टिस इवेंट हमने फरवरी में सेलिब्रेट किया था, मार्च के महीने में हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव की पहली वर्षगांठ मनाई थी 12 मार्च को, 18 अप्रैल को हमने हेरिटेज डे मनाया था और आज हम 18 मई को म्यूज़ियम डे मनाने आए हैं। इस हर एक प्रोग्राम में हमारी तरफ से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से और एवन फेसेस की तरफ से हमारा एकमात्र पॉइंट ये था कि हम चाहते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले और उनका पार्टिसिपेशन रहे, क्योंकि एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज, उसके साथ साथ एक बहुत छोटा पर बहुत अहम भूमिका होती है डिसेमिनेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। और इसमें सबसे ज़्यादा हम चाहते हैं कि आप लोग का सहयोग मिले। जब हम आप तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है कि आपसे 10 इंसान और जान जाएंगे। तो अगर यहाँ पे 10 छात्र मौजूद हैं तो हम लोग एक्चुअली टारगेट ऑडियंस हमारा 100 पीपल और है। तो इसलिए आप लोग जब आते हैं हमारे कार्यक्रम में, इस तरह भरपूर हर एक कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है, स्कूल्स का पार्टिसिपेशन होता है, तो वो हमारे जो फंक्शंस है उसकी सफलता को और बढ़ा देता है। इसी क्रम में आज हम यहाँ पुलिस भवन में मौजूद हैं। यक्षिणी का हम लोग मंचन देखेंगे, जिसके बारे में आपको काफ़ी ज्ञान मिल चुका है और उससे ज़्यादा आप जब इसको एक्चुअल देखेंगे तो उससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन और मिलेगी। आपको जो प्रोग्राम शेड्यूल मिला हुआ है उसमें आपने देखा है कि हम यक्षिणी के आधार पर ही एक क्विज कंपटीशन का प्रोग्राम रखे हुए हैं, ताकि हम चाहते हैं कि जो इन्फो ड्रामा, जो वर्ड इन्फॉर्मेशन इसमें आ रहा है, जो हम एक एंटरटेनमेंट के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आप लोग कितना ग्रास्प कर पाते हैं और उसका क्या फल होता है, यही हमारी कोशिशों को और आगे बढ़ावा देता है। इस काम के लिए, इस कार्य के लिए मैं पुलिस भवन के सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी सर, कि आपने हमको ये वाला वेन्यू दिया है कि इसमें हम इसका मंचन कर सके। जैसा सर ने बताया था, द्विवेदी सर ने, कि पटना में इस तरह के वेन्यूज़ बहुत कम हैं जहां हम इस तरह का एक मंचन कर सकते हैं। दिल्ली में बहुत सारे वेन्यूज़ हैं और इजीली बहुत जगह हो सकता है, पर पटना में गिने चुने ही कुछ वेन्यूज़ हैं जहाँ पे इस तरह का एक भव्य प्रदर्शन किया जा सकता है। और हम चाहते हैं कि यक्षिणी की जो ख्याति है, जो ख्याति उसको मिला है, उसी तरह से वो आपके सामने पेश हो, ताकि आप उसको भव्यता को समझ सकें। आप जब बिहार म्यूज़ियम जाएंगे तो आप अपनी आँखों से उस यक्षिणी की प्रतिमा को देखेंगे और आप समझेंगे कि वो कितना भव्य है। ठीक उसी तरह जो आज इसका मंचन होने वाला फेसेस के द्वारा, सुनीता जी के द्वारा, वो भी आप देखेंगे कि वो उतना ही भव्य है और वो बिल्कुल उसके लायक है। और चूंकि ये संग्रहालय दिवस है तो इससे हमने सोचा कि यक्षिणी से बेहतर कोई और ड्रामा हो नहीं सकता है एक संग्रहालय दिवस को मनाने के रूप में, क्योंकि ये आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंटिक्विटी है जो बिहार को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड ओवर। अभी कुछ दिनों पहले हमारे हेडक्वार्टर या ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर से भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स आए थे, तो वो उनका भी कहना था कि ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि जो हमारा इंडियन एम्ब्लेम है, जो 4 लायंस वाला एम्ब्लेम है, जो अभी सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम सारनाथ की शोभा बढ़ा रहा है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसकी तुलना में भी यक्षिणी प्रतिमा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इम्पॉर्टेंट या फिर वो मॉनेटरी वैल्यू की वजह से नहीं बोल रही हूँ, इसकी जो कलात्मक वैल्यू है वो आप हमारा जो राष्ट्रीय एम्ब्लम है उससे भी ज़्यादा है। तो आप सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए सोचिएगा कि आप बिहार की धरोहर को आगे ले जा रहे हैं, आप
जो यक्षिणी मौर्य काल में बनी थी, आज वो आपकी ही है। हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हम सब की है। आपके तहत आप लोग और आपकी आने वाली पीढ़ी, इन सभी का यक्षिणी पे उतना ही हक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसमें उसी तरह का गर्व महसूस करें कि इसी भूमि से यक्षिणी जैसी एक सुंदर कलाकृति का निर्माण किया था। अब अगर मैं हो गया हो तो हम लोग शुरू प्रज्वलन करें। सर, मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि दीप पर मंच पर दीप प्रज्वलित करें। मैं अपने मुख्य अतिथि श्री आलोक राज जी से अनुरोध करूंगा कि विधिवत उद्घाटन हेतु 2 शब्द बोलने की कृपा करें। प्रेक्षागृह में उपस्थित देवियों, सज्जनों, मित्रों, मीडिया से आए मित्रगण, आज अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस है और ऐसे अवसर पर यक्षिणी जैसे कलाकृति के ऊपर नाट्य का मंचन एक बहुत ही सुखद अनुभव और अनुभूति होगा निश्चित तौर पर। मैं आभारी हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पटना चैप्टर और फेसेस ग्रुप का, जिन लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आप लोग आए थे मेरे कार्यालय में कुछ दिन पहले और मैंने कहा था कि जब ऑफिस का दिन है, ऑफिस में रहूँगा, आप फिर मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं चला आऊँगा। यहाँ बहुत से स्कूल के बच्चों को देख रहा हूँ, बच्चियों को देख रहा हूँ। तो हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विस की, तो पहली बार दीदारगंज यक्षिणी का नाम सुने और उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। फिर म्यूज़ियम में जाकर देखा दीदारगंज यक्षिणी को, और उस समय ये पता नहीं था कि ये जो कलाकृति है, ये जो स्टैचू है, इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि ये वर्ल्ड फेमस कलाकृति है और पूरे विश्व में लोग इसको जानते हैं और इसको देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं। तो बिहार, आप सभी जानते हैं, एक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, एक पुरातत्ववेदी के लिए या एक इतिहासकार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, क्योंकि पहली सिविलाइजेशन, पहला साम्राज्य, पहला एम्पायर यही हुआ था। मौर्यन पीरियड से यदि हम हिस्ट्री को ट्रेस करें, इंडियन हिस्ट्री को, तो मौर्यन पीरियड के बाद से मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड से लेकर आधुनिक पटना जो है, जो हमारा पुराना पाटलिपुत्र था, वो पूरे भारतवर्ष की राजधानी थी। और कई ऐसे अवशेष हैं जो आज भी आपको देखने के लिए मिलते हैं।
नालंदा के विश्वविद्यालय के अवशेष, वैशाली में जाकर स्तूप हम देखते हैं तो ये सब राजगीर के भग्नावशेष मिलते हैं एक्सकवेशन साइट्स पे। तो एक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्था के लिए बिहार की धरती बहुत ही अमूल्य धरोहर है। और ऐसे में जब यक्षिणी जैसी कलाकृति के ऊपर कुछ मंचन होता हो, कोई आपको एक नाट्य के, जो कि नाट्य एक बहुत ही सशक्त माध्यम होता है किसी भी भावना के संप्रेषण का, और इसका बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है दर्शकों के बीच। वो एक बड़ी स्थायी दूरी तक, एक बहुत दूर तक, स्थायी दूरी तक वो अपना छाप छोड़ता है, अपना प्रभाव छोड़ता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आज ये नाट्य मंचन से आपको दो तरह का लाभ होगा। एक तो आपको इस कलाकृति के बारे में जानकारी मिलेगी, और दूसरा आपका एक नाट्य के माध्यम से आपका एक मनोरंजन पक्ष भी आपको आज अनुभव करने का अवसर मिलेगा। तो आइए हम लोग सब मिलकर यक्षिणी नाट्य का रसास्वादन करें, और आप इसको एंजॉय कीजिए, इसके मर्म को समझिए, इसकी भावना को समझिए, इसके पीछे की कला को समझिए। एक बार फिर से ASI का और फेसेस ग्रुप का बहुत बहुत आभार। आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जापान में भारत महोत्सव में इस प्रतिमा को जो भेजी गई थी, मैं राशि बताऊंगा नहीं, कुल 51 प्रतिमाएं गई थी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मूर्ति का इंश्योरेंस उतना ही था जितना बाकी सभी 50 मूर्तियों का। आप यही सोच सकते हैं कि पूरे देश से जो 50 प्रतिमाएं जो गई थी और इस मूर्ति दोनों का इंश्योरेंस